पढ़ रहे हैं श्वसन से संबंधित पायरिक एसिड का वायु ऑक्सीकरण में फर्स्ट जो देखा था वो था एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण और वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हुआ था। अब यहाँ पे श्वसन से संबंधित या वायु ऑक्सीकरण से संबंधित जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्रेब्स चक्र है। क्या है? क्रेब्स चक्र। तो मैं क्रेब्स चक्र को पूरा का पूरा बताता हूँ, कहाँ संपन्न होता है, कैसे संपन्न होता है और इसके अदर नाम क्या है और साथ में कितना एटीपी का निर्माण होगा, कितने अणु NADH2 पे बनेंगे, कितने आपके पास FADH2 बनेंगे, कितने GTP बनेंगे, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है खोज। क्रेब्स साइकिल की खोज किसने की? तो यहाँ पे आता है हैंस क्रेब ने। किसने की? हैंस क्रेब ने। किसमें खोजा? तो यहाँ पे पक्षियों की पेक्टोरल पेशियों में। किसमें खोजा? पक्षियों की पेक्टोरल पेशियों में। ठीक है, पक्षियों की पेक्टोरल पेशियों में से जो पायरिक एसिड का वायु ऑक्सीकरण होता है इसका खोजा पूरा का पूरा। फिर बात करते हैं कि अदर नेम। तो यहाँ पे माइटो इसके अदर नेम भी हैं। क्रेब्स साइकिल के क्या है? अदर नेम में पहला है TCA साइकिल, उसके बाद में सिट्रिक एसिड साइकिल CA साइकिल या एम्फीबोलिक पाथवे ठीक। अब देखो ये अदर नेम है इसके। क्या है? अदर नेम। सबसे पहले सिट्रिक एसिड चक्र क्यों कहा? क्योंकि इसमें प्रथम स्थायी क्या है पदार्थ है? प्रथम स्थायी पदार्थ क्या है? सिट्रिक अम्ल है। क्या है? सिट्रिक अम्ल। तो प्रथम स्थायी पदार्थ सिट्रिक अम्ल होने के कारण इसको क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ये कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होगा। तो यहाँ पे 6 कार्बन का प्रथम स्थायी पदार्थ क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। किसमें? क्रेब्स साइकिल में। ठीक। फिर मैंने कहा ये TCA का मतलब है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ट्राई कार्बो एसिड साइकिल क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसका मतलब इस सिट्रिक एसिड में क्या पाए जाते हैं? 3 COOH ग्रुप पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 COOH ग्रुप पाए जाते हैं। अर्थात कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने पाए जा रहे हैं यहाँ पे? 3। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्योंकि सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या पाए जाते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब मैं कहूंगा CA साइकिल बोल सकते हैं क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल बोला। क्या बोला? सिट्रिक एसिड। एम्फीबोलिक पाथवे होता है। एम्फीबोलिक पाथवे इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर एसिटाइल को एंजाइम के विघटन से 2 CO2 भी बनती है। इसका मतलब केटाबोलिक है, परंतु यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एसिड का निर्माण होता है और इन कार्बनिक एसिड के निर्माण के कारण ही इसको क्या बोलते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्फीबोलिक पाथवे कह सकते हैं। और इसको कार्बनिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बनिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। तो ये कार्बनिक अम्ल चक्र भी कहलाएगा क्योंकि विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों का यहाँ पे क्या होता है? निर्माण होता है। तो खोजकर्ता का नाम पता लग गया और इसके उपनाम पता लग गया अपने को। अब फिर इंपॉर्टेंट चीज आती है ये है कि साइट क्या है जो आपके पास में क्रेब्स साइकिल संपन्न हो रहा है वो कहाँ संपन्न होता है? तो ये आपको मैंने पहले भी बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में किस में? तो ये है मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में किसमें? MTR जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया उसके मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है क्योंकि क्रेब्स चक्र से संबंधित जो एंजाइम पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका ये बेसिक इंट्रोडक्शन था।
अब उसके बाद में एटीपी सारांश क्या है और उसके बाद में साइकिल कैसे संपन्न होता है वो अब हम अगले इसमें देखेंगे आगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब देखते हैं आगे। देखो क्रेब्स साइकिल में किस प्रकार संपन्न होता है पूरा का पूरा, और आप रटना नहीं है, समझना है इसको पूरा का पूरा। मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। देखो सबसे पहले प्रोसेस कहाँ तक संपन्न हुआ मैं एक बार बताता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लूकोज का विघटन हुआ, एसिटाइल पायरिक एसिड बना। पायरिक एसिड का आपके पास में बीकार्बोक्सिलीकरण हुआ या ऑक्सीकरण होता है, तो फिर क्या बनता है आपके पास में एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। ये कहाँ बना था? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब ये इंटर करता है किसमें? मैट्रिक्स में। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? एसिटाइल कोएंजाइम ए से। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। अब ये एंटर करता है मैट्रिक्स में। किसमें आता है? मैट्रिक्स में। जहां पर मैट्रिक्स में इसका पहले से ही वेट कर रहा है कौन? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कौन व्यक्त कर रहा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, मैं यहां लिख देता हूं ओ ए का मतलब क्या है? ऑक्जेलो या ऑक्सेलो भी बोल सकते हैं, एसिटिक एसिड। क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड संश्लेषणकारी या सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम है आपके पास में। कौन सा है? सिट्रेट सिंथेटेज। तो ये सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जुड़ जाता है। किसे? एसिटाइल कोएंजाइम ए से, जो कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। और दोनों ही का क्या होता है? सिंथेटेज या जल योजन होता है। क्या होगा? जल योजन होगा। और जैसे जल योजन होगा तो यहाँ पे 6 सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड बोलेंगे। तो ये सिट्रिक एसिड का निर्माण हुआ और ये कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। 6 कार्बन का प्रथम स्थायी पदार्थ क्या बना अपने पास में? सिट्रिक एसिड। कैसे बना? एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रिक एसिड का संश्लेषण कर लिया इन्होंने 6 कार्बन का। अब मैं कहूंगा कि 2 बार कंटिन्यूअस भाग लेता है। क्या भाग लेता है? एकोनिटेज एंजाइम भाग लेगा। देखो एकोनिटेज एंजाइम भाग लेगा तो मैं लिखूंगा यहां पे एकोनिटेज एंजाइम। एकोनिटेज एंजाइम भाग लेगा और ये यहां से एकोनिटेज एंजाइम इसमें से आउट कर देता है किसको? जल को। और यहां भाग लेता है Fe++। क्या भाग लेता है? Fe++। तो यहां जल को बाहर निकालेगा किसमें? सिट्रिक एसिड से। और यहां पे बन जाएगा सिस एकोनिटिक एसिड। क्या बनेगा? सिस एकोनिटिक एसिड। तो यहां पे सिस एकोनिटिक एसिड का निर्माण होता है एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में, क्योंकि ये जल को क्या कर देता है? आउट। सिट्रिक एसिड इसके बना, सिस एकोनिटिक एसिड बना। ये भी कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। भाई जल बाहर निकला है, कार्बन थोड़ी निकला है बाहर। तो यहाँ पे 6 कार्बन का क्या बन गया? सिस एकोनिटिक एसिड। अब मैं कहूंगा वापिस एकोनिटेज एंजाइम ही भाग लेगा। एकोनिटेज एंजाइम कितनी बार आएगा? 2 बार। वापिस क्या आएगा? एकोनिटेज एंजाइम भाग लेगा और वापिस क्या करेगा? जल को जोड़ देगा। क्या करेगा? जल को जोड़ेगा। तो यहाँ पे वापिस भाग लिया किसने? एकोनिटेज एंजाइम ने। तो देखो यहाँ पे भाग लेगा एकोनिटेज एंजाइम। ये एकोनिटेज एंजाइम भाग लेगा और ये क्या करेगा? जल को वापिस जोड़ देगा। क्या करेगा? जल के अणु को वापिस जोड़ता है। अब यहाँ पे जल के अणु को वापिस जोड़ेगा तो यहां बन जाएगा आपके पास में आइसोसिट्रिक अम्ल। क्या बनेगा? आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये बन गया आइसोसिट्रिक अम्ल। ठीक।
आइसोसिट्रिक एसिड बन गया अपने पास में, कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। तो यहाँ पे 6 कार्बन का आइसोसिट्रिक एसिड बनता है। क्या बनेगा, आइसोसिट्रिक एसिड। तो यहाँ ये ध्यान रखना, 2 बार स्टार्टिंग में एकोनेटिक एंजाइम भाग लिया, पहले जल को आउट किया फिर जल को एंटर किया। पहले क्या बना, सिस एकोनेटिक एसिड, और फिर वो क्या बना, आइसोसिट्रिक एसिड बन गया। अब अगली प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पर इसका कहेंगे ऑक्सीकरण होगा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। एंजाइम कौन सा भाग लेगा, डिहाइड्रोजिनेज। तो यहां एंजाइम भाग लिया डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने भाग लिया, किसने भाग लिया, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अभी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन करेगा तो अपचयकारी शक्ति काम आएगी ना। तो यहाँ D+ से भाग लेता है, और ये NADH2 में, चलो इसको अंदर बना देते, सारा समझ सही रहेगा अपने। तो यहाँ पे भाग ले लेता है NAD+, जो आपके पास में कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। किस में कन्वर्ट हुआ, NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, NAD+, किस एंजाइम की उपस्थिति में, डिहाइड्रोजिनेज। तो ऑक्सीकरण हुआ और हाइड्रोजन निकले, हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जैसे हुआ तो यहाँ पे NAD ने हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया और कन्वर्ट हो गया किसमें, NADH2 में, और यहाँ पे बनेगा अब कंटेंट जो बनता है कार्बनिक अम्ल, ऑक्जेलो सक्सेनिक अम्ल। तो ये ऑक्जेलो सक्सेनिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ क्या बना है, ऑक्जेलो सक्सेनिक अम्ल। कितने कार्बन का होगा, कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन, क्योंकि अभी तो CO2 बाहर निकला ही नहीं। तो ये भी कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। अब भी आपके पास में अपने कार्बनिक अम्ल बनाए हैं, वो सब कितने कार्बन के बने हैं, 6 कार्बन के। अब पहली बार यहाँ पर बी कार्बोक्सिलीकरण होगा, बी कार्बोक्सिलेज एंजाइम या डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम भाग लेगा और ये CO2 को बाहर निकालेगा, किससे, ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड से। और यहाँ पर 5 कार्बन का कार्बनिक अम्ल बनता है और उसका नाम क्या है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो यहाँ पे मैं कहूंगा अब CO2 आउट होती है, क्या होती है, CO2 बाहर निकलेगी। एंजाइम कौन सा भाग लेगा, बी कार्बोक्सिलेज, बी कार्बोक्सिलेज। तो बी कार्बोक्सिलेज एंजाइम भाग लेता है, बाहर निकलती है। जैसे CO2 बाहर निकलेगी आपके पास में क्या बनेगा, 5 कार्बन का एकमात्र कार्बनिक अम्ल बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ग्लू एसिड। तो ये 5 कार्बन का क्या बना, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का निर्माण हो गया। यहाँ पे कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। कितने कार्बन का बना, 5 कार्बन का। अब ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के 2, ये एक तो मोस्टली जो एमिनो एसिड का संश्लेषण होता है उसमें भाग लेता है, कौन, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। और दूसरे जो इसका फैक्टर ये है, क्रेब्स साइकिल के अकॉर्डिंग देखें तो क्रेब्स चक्र में बनने वाला एकमात्र 5 कार्बन का कार्बनिक अम्ल कौन है, अल्फा कीटोग्लूटारिक। देखो यहां से यहां तक पूरे 6 कार्बन के, पहली बार क्या बना, 5 कार्बन का। मैं कह रहा हूं एकमात्र है। अब एकमात्र है तो डेफिनेटली वापस अगली स्टेज में क्या बाहर निकलना चाहिए, CO2। अगर एकमात्र नहीं होता तो फिर CO2 बाहर निकलते तो बहुत सारे बनते हैं। तो यहाँ पे वापस यहाँ से CO2 बाहर निकलती है, तो बी कार्बोक्सिलेज एंजाइम भाग लेगा वापस, और ये CO2 यहाँ पे आउट हो जाएगी। CO2 क्या होगी, आउट। एंजाइम भाग लिया बी कार्बोक्सिलेज, ये बी कार्बोक्सिलेज एंजाइम भाग लेता है और CO2 आउट होती है। साथ में डिहाइड्रोजनेज एंजाइम भी भाग लेगा और यहाँ पे वापस अपचयनकारी शक्ति के रूप में कौन भाग लेगा, NAD+, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 में। और एंजाइम यहाँ पे एक और भाग लेगा, कौन सा है, डिहाइड्रोजिनेज। क्या लेगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भाग लेगा। तो ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भाग लेगा। अब मैं कहूंगा कि यहाँ पे साथ में ऐड होता है कोएंजाइम AB। क्या ऐड होता है, कोएंजाइम A ऐड होता है। तो यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ ऐड हुआ को
मैंने कहा डीहाइड्रोजनेज एंजाइम में भाग लिया, ऑक्सीकरण हुआ इसका, और ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगी आपके पास NADH2, क्योंकि वो हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेगी, और साथ में बी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बाहर निकला, CO2 रिमूव हो गई, किससे, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। इसका मतलब ये 5 कार्बन CO2 बाहर निकल गए। अब बचे कार्बन किसके पास कितने, 4, तो 4 कार्बन का नया कार्बनिक अम्ल बनता है और वो बनेगा वो एंजाइम है। तो यहाँ नाइल कोएंजाइम ए, तो ये बना सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, सॉरी 4 कार्बन का, कितने कार्बन का बना, 4 कार्बन का सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गए यहाँ पे। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम से आगे चलते हैं, तो साथ में सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम भाग लेगा, क्या बनेगा, थायोकाइनेज एंजाइम। अब थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में कोएंजाइम ए हट जाएगा और क्या बनेगा, सक्सेनिक एसिड, क्या बनेगा, सक्सेनिक एसिड। तो मैं देखूंगा यहाँ पे आपके पास में थायोकाइनेज एंजाइम क्या भाग लेगा, थायो एंजाइम इधर लिख देते हैं अपन, ऐसा करते हैं, थायोकाइनेज एंजाइम। तो ये थायोकाइनेज एंजाइम है, ठीक। अब मैं कहूंगा कोएंजाइम ए रिमूव हो गया, तो ये कोएंजाइम ए बाहर निकल गया, साथ में क्या हुआ कि जीडीपी होता है, क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास में जीडीपी कन्वर्ट होगा फास्फेट ग्रहण करके जीटीपी में, किसमें कन्वर्ट होगा, जीटीपी में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होगा, जीटीपी में। तो ये जीडीपी कन्वर्ट हो गया किसमें, जीटीपी में। सक्सेनिक अम्ल क्या बनेगा, सक्सेनिक अम्ल बना, कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। तो ये 4 कार्बन का बन जाता है सक्सेनिक अम्ल, क्या बना, सक्सेनिक अम्ल। अब आगे देखते हैं कि जो सक्सेनिक अम्ल होता है वो आपके पास में सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, कौन सा, वापस इसका ऑक्सीकरण होगा और एंजाइम आता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, कौन सा आएगा, सक्सिनेट। जब डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम भाग लेता है हमेशा क्या बाहर निकलते हैं, NADH2। तो यहाँ पे सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम भाग लेगा, तो ये कहते हैं डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो ये डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो ये डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम भाग लेगा और यहाँ पे सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में वापस किसका ऑक्सीकरण होता है। अब यहाँ इंपोर्टेंट रूप से ध्यान रखना है, अपचयनकारी शक्ति यहाँ पर क्या नहीं है, NAD+ नहीं है, NAD+ नहीं है, तो अब यहाँ पे लेगा भाग FAD, क्या लेगा, FAD। तो ये FAD ने भाग लिया अपचयनकारी शक्ति के रूप में और ये कन्वर्ट किसमें हो गया, FADH2 में, किसमें कन्वर्ट हुआ, FADH2 में। तो यहाँ पे नई चीज बनी है, सब जगह NADH2 बन रहा था, अब यहाँ पहली बार क्या बना है, FADH2, और ये कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरिक अम्ल में, किसमें, फ्यूमेरिक एसिड। तो ये फ्यूमेरिक एसिड बन गए आपके पास में, कितने कार्बन का बनेगा, 4 कार्बन का फ्यूमेरिक एसिड, क्योंकि अब तो 4 चलना है, क्योंकि ऑक्सीजन एसिड क्या है, 4, तो ये फ्यूमेरिक एसिड बना। और फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है यहाँ पर मेलिक एसिड में, किसमें कन्वर्ट होता है, मेलिक एसिड में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेलिक एसिड में। तो फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट किसमें हुआ, मेलिक एसिड में। अब वापस मेलिक एसिड कन्वर्ट किसमें होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, किसमें कन्वर्ट होता है, ऑक्जेलो एसिड में। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि जगह मिल जाए अपने को, ये क्या लिख दिया मैंने, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, ऑक्जेलो एसिटिक। यहाँ पे भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण होगा मेलिक डीहाइड्रोजिनेज या मेलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो वापस क्या है, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है, तो यहाँ पे वापस आएगा डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यहाँ लिख देता हूं मैं डीहाइड्रोजिनेज। ये में मेलिक एसिड कन्वर्ट किसमें होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, और यहाँ पे भी अपचयनकारी शक्ति के रूप में काम लेगी NAD+, और NAD+ कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, NAD+
NaDH2 में, किसमें कन्वर्ट होगा NaDH2 में, और ये बन जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिडिक वापस से किसमें भाग लेता है, क्रेब साइकिल में भाग लेगा और वापस सिट्रिक एसिड बना लेगा। अब देखो यहाँ से मैं एक बार रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले एसिटाइल को एंजाइम ए था अपने पास में। ये एसिटाइल को एंजाइम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहले से ही प्रेजेंट कौन है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है जो एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ में जलयोजन करता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिट्रिक एसिड में, जो पहला स्थायी पदार्थ होता है, और एंजाइम भाग लेगा इस क्रिया में सिट्रेट सिंथेटेज। अब अगली कंडीशन में क्या होता है, 2 बार कंटिन्यूस एकोनेटेज एंजाइम आता है। एक बार जल बाहर निकलता है और एक बार, तो पहली बार जल बाहर निकला तो क्या बना, सिस एकोनेटिक अम्ल, और वापस जल ऐड हुआ तो बना आइसोसिट्रिक एसिड। अब वापस यहाँ होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण जैसे ही होगा हाइड्रोजनेज एंजाइम भाग लेगा और आपके पास में अपचयनकारी शक्ति भाग ले रही है NAD, तो ये कन्वर्ट हो जाती है NADH2। तो यहाँ पे मैं गोला बना देता हूं। ये NADH2 आपके पास में 3 ATP के बराबर होता है। कहां जाके देगा ATP है, ETS में जाकर क्या देगा, 3 ATP का निर्माण हुआ पहली बार, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब उसके बाद में जो ऑक्जेलो सक्सेनिक अम्ल बना है इसका बी कार्बोक्सिलेशन होता है, इसमें से CO2 आउट होती है, तो 5 कार्बन का आपके पास में कंटेंट बनेगा। वो कौन सा बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड पहला यो अंतिम 5 कार्बन का यहाँ पे कार्बनिक अम्ल है। इसका मतलब एकमात्र कार्बनिक अम्ल जो बनता है 5 कार्बन का, वो कौन सा है, इसमें अल्फा कीटोकार्बन। मैंने कहा ये 6 कार्बन वाला है, मात्र कौन सा है, 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अब मैं कहूंगा डीहाइड्रोजनेज एंजाइम बनते हैं, तो यहाँ पे भाग लेंगे तो CO2 रिमूव होगी और साथ में NADH2 भी बाहर निकलेगा। तो ये NADH2 भी कहाँ जाएगा, ETS में, और क्या दे देगा, 3 ATP का निर्माण करेगा। क्या देगा, ETS में जाने के बाद में 3 ATP। अब बात करते हैं कि थायोकाइनेज जो सक्सेनाइल कोएंजाइम बना है, वो थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या देता है, GTP। ये GTP किसके बराबर होता है, 1 ATP के बराबर होता है। GTP किसके बराबर है, 1 ATP के बराबर है। GTP ETS में प्रवेश नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, ये तो सबस्ट्रेट लेवल पे बना है, तो ये GTP के अकॉर्डिंग किसके मानते हैं, 1 ATP के बराबर एनर्जी होती है। अब आगे देखते हैं कि सक्सेनिक अम्ल जो बन गया है वो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और यहाँ पे बनेगा FAD। क्या बनेगा, FADH2। तो ये FADH2 भी वापस कहाँ जाएगा, ETS में, और ETS में जाने के बाद में क्या देगा, एनर्जी, ATP। कितने ATP देगा, 2 ATP, 3 नहीं देगा, 2 ATP देगा। तो ये 2 ATP का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे क्या बनेगा, 2 ATP का निर्माण हो गया। अब अगली कंडीशन में बना यहाँ से बनेगा मेलिक एसिड, और मेलिक एसिड का भी वापस क्या होगा, ऑक्सीकरण, वही डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, NADH2। क्या बनेगा, NADH2, जो भी क्या देगा, ETS में जाकर 3 ATP। इसका मतलब एसिटाइल को एंजाइम ए से आपके पास में क्या हुआ था, पूरा का पूरा क्रेब साइकिल चला और ATP का निर्माण ये हुआ। कितने ATP है आपके पास में, 3, 6, 9 और ये 3 टोटल। अगर एसिटाइल को एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करता है तो एक एसिटाइल को एंजाइम ए से के ऑक्सीकरण से कितने ATP बने, 12 ATP एक एसिटाइल को एंजाइम से। परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि अपने पायरिक एसिड से क्या बनते हैं, 2 एसिटाइल को एंजाइम बनते हैं, क्योंकि पायरिक एसिड भी क्या थे, 2 एसिटाइल को एंजाइम भी कितने बनेंगे, 2। तो एसिटाइल के एंजाइम 2 थे अपने पास में, तो ये सभी अणु कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 2 बार चलेगा ना साइकिल पूरा का पूरा। और यहाँ पे क्रेब साइकिल के दौरान देखो, यहाँ पे कहेंगे इस क्रेब चक्र के दौरान आपके पास में क्या होता है, अगर आपके पास में क्या है, एसिटाइल को एंजाइम ए 2 हैं, कितने अणु हैं, 2 अणु प्रवेश करते हैं, तो मैट्रिक्स में कितने ATP का निर्माण हुआ, 24 ATP का निर्माण हुआ। क्रेब साइकिल के दौरान कितने ATP हमने, 24, तो जस्ट डबल कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 24 ATP बनते हैं। मैं कहूंगा कि यहाँ पे NADH2 की संख्या कितनी बनी मेरे, तो मैं कहूंगा 1 2 3 तो दिखाई दे रहे हैं, एक अणु क्या है, तो डायरेक्ट कितने हो जाएंगे, 3 अणु, तो यहाँ पे 6 NADH2 बनेंगे। क्या बनेंगे,
6NADH2 2FADH2 और साथ में दो क्या बनेंगे GTP, क्या बनेंगे GTP। और आपके पास क्या बना टोटली 24 आपके पास हो गए कंप्लीट क्या ATP के अणु का निर्माण हो जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बने। हालांकि ये चीज ध्यान रखना है आपको कि ये NADH2 और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रवेश करते हैं, फिर उसके बाद में ATP देते हैं। ये डायरेक्टली नहीं बनते, इनडायरेक्टली रूप से प्राप्त होते हैं। अब आपको सोचना चाहिए कि एक शोषण की प्रोसेस में तो ग्लूकोज से यहाँ पर पूरा तक आपके पास में कितने ATP का निर्माण होता है। तो देखो मैंने ग्लाइकोलाइसिस में कहा था कितने ATP का लाभ हुआ है 8। कितने ATP का लाभ हुआ है 8। एसिटाइल को एंजाइम के निर्माण के समय कितने ATP बने 6। 8 और 6 कितने हो जाते हैं 14। और 14 के बाद में आपके पास में 24 ATP कहाँ बने हैं मैट्रिक्स में। तो आपके पास में ATP कितने हो गए 38। तो ये 38 ATP का निर्माण होता है। अगर मैं कहूं ये एक ग्लूकोज का अणु है और ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो आपके पास में CO2 प्लस जल बनता है और साथ में बनती है 38 ATP का निर्माण होगा। क्या होगा 38 ATP का निर्माण होगा। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा क्रेब साइकिल इजी और गोइंग मैंने समझा दिया है। आपको ATP सारांश याद रखना है, कौन कौन से कार्बनिक अम्ल कहाँ बनते हैं, कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। जहाँ भी ऑक्सीकरण करवाना हो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम भाग लेना है और साथ में जहाँ पे भी CO2 बाहर निकालनी है वहां पे कौन सा कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी कार्बोक्सिलेज एंजाइम भाग लेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे किण्वन क्या होता है वगैरह को। ठीक है, धन्यवाद।